बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप वीकेंड आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा और अच्छे तरीके से इंजॉय भी किया होगा। थोड़ा सा मुश्किल लगता है जिन लोगों को सैटरडे संडे ऑफ होती है, अगर वो मंडे को आएँ तो अपनी रूटीन पे वापस आना। अगर आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, वक्त की पाबंदी सीख लीजिए, यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का जो कुछ कहते हैं ना कि कामयाब ज़िंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो ये सुनहरी असूल है। तो सबसे अहम चीज़ है जी वक्त पर पाबंदी। सो अब ऐसा भी नहीं है कि वक्त पर पाबंदी के लिए अगर आपने ऑफिस जाना है तो आप बहुत ही तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए जाएँ। सो थोड़ा सा टाइम मार्जिन रख के निकलें। जहाँ कहीं पे भी आपने पहुँचना है रोड पर अच्छे तरीके से ड्राइव कीजिए और इसके साथ साथ टाइम की कदर जानिए। यकीन माने आपकी अपनी कदर होना शुरू हो जाएगी। सो हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, ख़बरें भी शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे भी विश करेंगे 11:05 पर, और हमारे मेहमान आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आज भी शहर में स्मॉग है, तो स्मॉग के तदारुक के लिए, स्मॉग से बचाव के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मास्क पहनिए, पानी का इस्तेमाल गर्म पानी का कीजिए। इसके अलावा जी वो लोग तो मेरे ख्याल से बीमार होंगे नहीं जो 5 वक्त वज़ू करते हैं। सो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ आज की टॉप स्टोरीज के साथ चलेंगे। पहली खबर, जिन्ना अस्पताल में मुफ्त ट्रांसप्लांट होने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी। मुफ्त ट्रांसप्लांट होने वाले मरीजों को 15 दिन के लिए मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, फजाई आलूगी का सबब बनने वाली 3993 गाड़ियां बंद। नादरा का एक्शन, 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए। दीगर दस्तावेजात के गैर कानूनी इजरा की तहकीकात के लिए GI की भी तश्कील। तो ये तो होना ही है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां भरपूर तरीके से चल रही हैं। तो आगे देखिए ग्राउंड तो अब तैयार होना शुरू हो गई है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने आना है जी अपनी पहली खबर की तरफ और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो खबर हो ना हो, शाहिद सिप्रा साहब को देखते हुए मुझे मसाइल याद आ जाते हैं। बिजली नहीं थी गर्मियों में, अब गैस के मसाइल अभी से हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे चल के। यकीन माने अभी तक हम लोगों ने गीजर ऑन नहीं किया और कोशिश ये है कि उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढा जाए जितनी गैस महंगी हो रही है। सिंबल ऑफ एंजाइटी नहीं, वो वाकई परेशानी होती है। और आपसे पता क्यों थोड़ी तसल्ली लेने की कोशिश करते हैं, अच्छा बताएं कुछ बेहतरी आने वाली है या नहीं, कुछ हालात बेहतर होंगे या नहीं। ये तो कभी भी नहीं बताते, ये तो कहते हैं कि शुक्र करें लोड शेडिंग हो रही है, शुक्र करें गैस बंद हो रही है। ये तो कभी अच्छा वैसे कल दोपहर को इतनी गैस कम आ रही थी कि रोटी बनाना मुश्किल हो गई थी। खैर अब अगर मैंने ये खबर स्टार्ट कर दी तो आयशा मुझे नहीं, हम इस दुआ पे जाते ही नहीं। मैंने तो घर में सिलेंडर रखा है पिछले 5-6 साल से, हमें पता है कि नहीं जी सिलेंडर साई साहब सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई खुशखबरी है या नहीं? हाना में जवाब दे दें, आपकी चुप मुझे सब कुछ बता रही है। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, विफाकी वजीर जो है उन्होंने की है, आपने शायद नहीं सुनी। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। तो मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी आस आपने मुझ पर रखी हुई थी वो भी खत्म हो जानी चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद। तो हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब हुई। खबर लोग कानून देख चलो मैंने तो देख रहे हैं ना, इतना काफी ये भाभी के लिए खुशाइंद हो सकता है। चलिए जी, वैसे यहाँ से कोई हमें इन डिपार्टमेंट से कोई खैर की खबर नहीं मिलने वाली है। ऑल्टरनेट जरिया जरूर इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों के घरों में बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेहमान आ जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हालात ऐसे ही रहने हैं, पता नहीं कब सही होंगे। पहली खबर जो कि अच्छी है, मैं खुशखबरी से आगाज करना चाह रही थी, एमी शाहिद सिप्रा साहब को देख के याद आ गया। मुफ्त ट्रांसप्लांट होने वाले मरीजों को 15 दिन के लिए मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। जिन्ना अस्पताल में मुफ्त ट्रांसप्लांट होने वाले मरीजों के लिए ये अच्छी खबर है। ये अद्वियात बहुत महंगी होती हैं। साई साहब आपसे आगाज कर लेते, क्या कहना चाहेंगे? ना ये अजमन ने खबर दी है, बड़ी अच्छी बात है और मैं उससे रब्ता करने की भी कोशिश कर रहा था। उसने पूरी खबर में ये नहीं बताया कौन सा ट्रांसप्लांट, लेकिन चले मोस्टली वहाँ पे हमने देखा किडनी ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि वो गोहर साहब जो हैं वो वफाकी वजीर भी हैं और इससे पहले भी जब वो। अच्छा, मुझे ये पता चला था ये दवाइयाँ महंगी भी बहुत हैं, आम नहीं, बंदा बहुत नहीं खरीद सकता। अब तो दूसरी अद्वियात बहुत महंगी हैं। मैं तो पिछले 15-20 दिन हॉस्पिटल में आता जाता रहा, डबल ट्रिपल एक दिन में 15,000 20,000 के इंजेक्शन और अद्वियात जो है वो लगती थी।
तो ये तो मखसूस जो है किसी चीज़ का है, तो ये तो आपको पता है पूरे शहर में अगर एक जगह पे हो रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। और सरकारी हॉस्पिटल्स में जिस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, गरीब लोग आते हैं, अमीर लोग तो आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं, वो तो शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं। उनके लिए ये मसला ही नहीं है कि अद्वियात मुफ्त मिलनी है या नहीं मिलनी, उनको तो ये मसला होता है कि मैचिंग के लिए कोई बंदा मिल जाए, तो वो लाखों रुपए देने को तैयार होते हैं। पहले तो शेख ज़ैद में ये चल रहा था तो वहाँ पे तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बड़ी खुशैन बात है कि यहाँ पे काफ़ी अर्सा से बड़ा कामयाब चल रहा है। और अगर फ्री अद्वियात मिलेंगी तो गरीब जो है वो अच्छा, अब ये फ्री अद्वियात वाली तरफ आ जाए तो शायद सिप्रा साहब इस अमल को भी बड़ा मुश्किल बनाया गया कुछ जगहों पर। नहीं, ID कार्ड ले, लंबी कतारों में लगे, अपने कवायद पूरे कराएं, उसमें मरीज के पास इंतजार। सॉरी, आप देखें ना, ये तो बड़ी मखसूस सी एक आइटम है कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो अद्वियात हैं वो मिलेंगी। CM साहब जब विज़िट कर रहे होते हैं, आप वो किसी भी वार्ड में जाते हैं, वो जो रूटीन की चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल्स में वाफर होती हैं, टेस्ट वहाँ पे होते हैं। हर दौरे पे हम ये देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं हमने अद्वियात बाहर से बाज़ार से लेके आए हैं, टेस्ट हमने बाहर से लैब से करवाए हैं, फिर CM साहब कह रहे होते हैं कि इनको पैसे वापस करवाएं। इतनी सख्ती के बावजूद सबको पता है कि CM साहब ने एक हफ्ते में कम से कम 1-2 विजिट ज़रूर करना है, लेकिन इसके बावजूद हर वार्ड में ये शिकायत मौजूद है कि मेडिसिन नहीं मिल रही, जो टेस्ट हैं वो बाहर से करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वही मैं कह रही हूँ ना, हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, उस पर अमल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शायद सिप्रा साहब। देखें, अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का कोई इकदाम उठाया जाता है और ये बड़े लाखों रुपए के अखराजात होते हैं सर जी, उसमें भी बड़े घपले होते हैं जब मामला खुलते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है। देखें, वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर है अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो आप ऊपरी सतह पे गवर्नमेंट जो CM जिस तरह विजिट करते हैं, जिस तरह साहिब साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पे मसीहाई किरदार जब तक अच्छे तरीके से या जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें होता मुमकिन नज़र नहीं आती। आप यकीन माने, मेरी सिस्टर इन लॉ है सोशल मेडिकल ऑफिसर एक हॉस्पिटल में, सो वो वहाँ पर जो घपले बताती हैं और जो अद्वियात कहाँ से कहाँ जाती हैं, और वो तो अभी वहाँ पर अपॉइंट हुई हैं और उससे पहले जो लोग करते रहे हैं वो तो इतनी हर रोज आके स्टोरी सुना के परेशान होती है कि यहाँ पर भी लोगों को आपको परेशान से करप्शन नहीं, एक्चुअली ये बड़ा रूटीन मैटर है, हमारे लिए लम्हा फिक्री है। देखें, मेरी बात सुने, ये बड़ी आम रूटीन की करप्शन है कि किसी हॉस्पिटल में मुफ्त अद्वियात आपको मिल रही हैं, वो मरीजों तक नहीं पहुंच रही। नहीं, आपका ज़मीर कैसे इजाज़त देगा? बस ज़मीर को पैसा नजर आ रहा है ना, और उसके बाद सब चीजें बिक जाती हैं। जो कायदे आज़म है उस जिस कागज पे छपा हुआ है वो सब चीजें मार देता है, नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो ज़मीर हैं ये मुर्दा हो चुके हैं, ये उस वजह से। तो मुझे बताएं, गरीब और मुस्तहिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप मेडिकल जो फैसिलिटी है वो अनाउंस करते हैं और मुस्तहिकीन का हक खाकर आप बजाय वो आप अपने घरों में बच्चों को खिला रहे होंगे तो आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। बात तो ये है ना, इतनी सी सोच अगर कोई सोच ले तो फिर है। अब बात रही कि ये किडनी ट्रांसप्लांट है, ये इंतहाई महंगे दामों अगर कोई करवाना चाहता है तो ट्रांसप्लांट बड़ा मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे आ गया कि मुफ्त किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी अद्वियात भी फ्री दी जाएंगी, तो मेरा ख्याल में इस पर चेक एंड बैलेंस कहीं ज्यादा रखना पड़ेगा। ये वार्ड्स, ये हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें इनको देखने के बाद इसका एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि उस पर चेक एंड बैलेंस हो। उसकी क्या वजह है कि एक तो इसकी अद्वियात बहुत महंगी होंगी, फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जिस मरीज तक ये पहुंचनी है उस तक ये पहुंचनी चाहिए। ये ना हो कि एक बंदा वहां से ट्रांसप्लांट या अपना करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले, और उसके बाद उसको जो अद्वियात मिलनी है वो भारी भरकम लाखों रुपए लगाकर उसको बाहर फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर पे जाना पड़े, तो फिर उसका फायदा तो ना हुआ, फिर तो अल्टीमेटली वहीं पे आ गई। इसलिए मेरे ख्याल में इसका कुछ इस तरह का तरीकाकार होना चाहिए कि इसको चेक एंड बैलेंस के साथ चलाया जाए, ताकि जो मरीज है वो क्रिटिकल देखें, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसने क्रिटिकल सिचुएशन में रहना है कुछ दिन, उसके बाद उसकी रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होनी है, और उसको आप 15 दिन, और जो सही साहब या आप जिक्र कर रही थी कि अद्वियात लेने का तरीकाकार बड़ा लंबा होगा, अगर 15 दिन में उसको मिल नहीं पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मिल नहीं पाएंगे, इसका वाहिद हल आपके पास यही है कि आप कोई इस तरह के IT का निज़ाम बनाएं। हम लोग इस चीज पे आते नहीं हैं, हम लोग कागजी कार्रवाई पे रहते हैं। सर, हमने हेराफेरी करनी होती है, हमने करप्शन अगर एक सिस्टम बनाया जाए, IT को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, एक सिस्टम हो, तो फिर तो चीजें कदरे बेहतर हो सकती हैं।
अदरवाइज आप कागजी कार्रवाई पे रहें, फाइल्स की मूवमेंट पे रहें, तो फिर पहिए तो लगने ही लगने हैं। तो पहिए जब यहाँ पे लगेंगे तो फिर हालात इसी अच्छा, तरह आप रहेंगे। यकीन माने मैं इतना परेशान हूँ, सैटरडे को एक मरीज की इयादत करने PIC जाना हुआ और वहाँ पर इमरजेंसी के मैंने हालात देखे। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, निगरान वज़ीर आला जो वहाँ पर काम उनके खुसूसी दायित्व पर हो रहा है। मैं इतना परेशान हुई कि सारी रात बस वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रही। मरीज कुर्सियों पे थे, मरीज जो साइड पे स्टूल्स पड़े हुए थे उन पे ड्रिपें लगी हुई थी। मैं सो नहीं पाई वहाँ के हालात देख के कि अभी CM साहब हर चीज़ का नोटिस ले रहे हैं, हर जगह जाके विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, इंतज़ामिया को डर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हॉस्पिटल्स के हालात, मैं तो सारी रात दुआ जो आप जिक्र कर रही है ना, यहाँ कोई जाए ना। ये हालात बेसिकली ये हमारे साबिक जो अदवार गुजरे हैं ये उनके किए हुए हैं। मुझे बताएं कि इमरजेंसी अगर अपग्रेड नहीं की गई, और आपको पता है कि 4-5 फ्लोर है इमरजेंसी रोज के। बरोज जो है इमरजेंसी का पेशेंट बढ़ रहा है, और PIC जिसका आप जिक्र कर रही हैं फैसलाबाद है या फिर आपके पास ये लाहौर है, इसके अलावा तो है ही नहीं ना। ऐसे ही तो यहाँ पे लोगों ने आना है, और मज़ाफ़ात और लाहौर शहर की अपनी आबादी को देखते हुए इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जाए, इमरजेंसीज की जो तामीराती काम है उसको बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए, बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए। ये इकदाम करने वाले थे साबिक दौरे हुकूमत के। देखें आज मौजूदा गवर्नमेंट या फ्रेंड्स ऑफ PIC या दीगर जो भी मुखैर हजरात जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हम एक हॉस्पिटल की बात नहीं करते, वहाँ पे वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो आप जिक्र कर रही हैं कि व्हील चेयर्स पे आपको बेंचेस पे नजर आए हैं, उसकी बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंशन की जरूरत तो है। फिर जरूरत है तो फिर ये आपका निगरान सेटअप उस लेवल पे नहीं जा सकता। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का ऐसे काम रास्ते है। में गुजर रहे हैं जहाँ से वहाँ आपको मरीज इस तरह आपको देखे ना, इतना बड़ा वॉल्यूम है, आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आपके पास एक हॉस्पिटल है। ऐसे लग रहा था हर बंदे को दिल का मसला है, हर बंदा ही यहाँ पर है, यकीन तो मानिए। ना फिर वहाँ पे हालात जो हैं वो इंतहाई बुरे हैं, और किसी ने ये सोचा ही नहीं कभी। और अगर ये CM साहब विजिट कर रहे हैं तो डॉक्टर्स इतने, आपकी सोच है वो तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो दुआ कर रहे हैं इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं 8 नवंबर को हो जाए, बिल्कुल उनकी ये सोच है। पर अल्लाह ताला जो है सब पे रहम करे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अच्छा खाएं, अपनी ज़िंदगी में हलचल लेकर आएँ, वॉक एक्सरसाइज करें। इन जगहों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको बचा कर रखे। बहुत बुरे हालात हैं जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सो खबर की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है। स्मॉग आज भी अच्छी खासी महसूस हो रही थी। मैंने तो जैसे उठते विंडो का कर्टन पीछे किया तो बाहर मुझे अच्छा खासा धुआं महसूस हो रहा था, क्योंकि बंद रोड वाली साइड पे मोटरवे साथ ही लगती है। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको फ़ज़ा साफ़ सुथरी लगनी चाहिए, लेकिन यकीन माने आलूदा तरीन फ़ज़ा है। अब इसमें आपने सुबह सुबह घर से जब बाहर निकलना है, सांस लेना है, आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। हमने तो मिसालें ये सुनी थी कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सुबह बाहर जाना चाहिए, खुली फ़ज़ा में सांस लेना चाहिए। ये जो मेरे गले में असरात हैं ये भी इसी वजह से हो रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली 3993 गाड़ियाँ बंद की गई हैं। ये मजमूई तौर पर जो चीज़ें इसमें हिस्सा डाल रही हैं, बर वक्त कार्रवाइयाँ नहीं की गई। अब आप जो मर्जी कर ले, अब तो ये होगा ही होगा। शाहिद सिपरा साहब, देखिए होना भी चाहिए, काफी देर से फायदा कोई नहीं ना। अब क्या फायदा है सब करने का, मुझे ये बता दें। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। 3000 दूसरे नंबर पे तो आए हैं, दूसरे पे आ गए, पहले पे कौन है? दिल्ली आएगा। दिल्ली है, चलो खैर है, यहाँ से तो नहीं है ना। लाहौर दूसरे पे आ गए, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन गाड़ी मैं तो अब मैं कहूँगा कि गाड़ियाँ क्यों बंद की हैं, फिर आपको उस पर भी एतराज़ होगा कि कितने सारे लोग बेरोजगार हुए होंगे। गाड़ियाँ नहीं बंद होनी चाहिए? हाँ, नहीं होनी चाहिए। और अगर कह दूं, अगर आप सुने, अगर बंद कर दी हैं फिर भी आपको एतराज है कि इससे क्या होगा? होनी चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद होनी चाहिए। वो सड़क पे आनी चाहिए थी ना। 3000 गाड़ी बंद हो गई है, उसका क्या फायदा होगा? कितना इंडेक्स नीचे आ गया? ये तो अब रिकॉर्ड उनको जारी करना चाहिए ना। हाँ, उसकी वजह से फर्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कौन सी गाड़ियां हैं ये? इसमें देखिएगा ज्यादा ये चिंची रिक्शा होना है, ये रिक्शे होने हैं, और कोई सुजुकी पिकअप, कमर्शियल ये व्हीकल। सरकारी अपनी गाड़ियां बहुत पुरानी हैं, इस तरह की। अच्छा, आप बड़ी बड़ी बसें हैं। एक तो सुनन का हौसला नहीं है। चलो बता दें, कौन सी सियासी जमात आपने अडॉप्ट की है जिसकी वजह से ये सुन नहीं पा रही आप? सुने तो सही। देखें, एक आम चीज, एक चीज आपके सर पे आ गई है, उसका बोझ आ गया है, हम लोग उस वक्त जागते हैं।
और ये 2-3 महीने में आप कहें कि हम गाड़ियां बंद कर लेंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, मार्केट्स को बंद करके इसको हम ख़त्म कर लेंगे, ये तो नामुमकिन है ना, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, उसकी शरह में कमी ज़रूर लाई जा सकती है कि इस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाकर जो इस वक्त इंडेक्स जो चल रहा है उसको नीचे ज़रूर लाया जा सकता है, और इंडेक्स का नीचे आना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिस तरह आपके गले का मसला बन रहा है, इसी तरह आम लोग भी बाहर निकलेंगे, यही हालात होंगे। आम जो लोग मोटर बाइक पे सफ़र कर रहे हैं उनका यही, आज से बच्चों को मास्क का उन्होंने ज़रूरी करार दिया है कि स्कूल में जाएंगे तो मास्क लगा कर जाएंगे। एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है और ये रहेगी भी। दूसरी बात है, आपने कहा कि गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, ज़रूर बंद होनी चाहिए, लेकिन ये तो कबल अज वक्त कर देना चाहिए था। अब तो हर चीज हो गई, उसके बाद हम अभी तो 15-20 दिन और गुजरेंगे, थोड़ा वेदर स्मॉग खत्म हो जाएगी, स्मोक नहीं खत्म होगी, इसके साथ आपकी फॉग मिलेगी। जब ये मिक्सचर बनेगा तो फिर इससे ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, इससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मेरे ख्याल में ये कार्रवाई अगर 3000 है इसको मजीद तेज कर देना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए और हैवी फाइन इम्पोज करें जी। इसके अलावा अब कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर ये लोगों को डर इस चीज फाइन आप कर लेंगे। हमने हेलमेट पे कितना 2000 किधर गया हेलमेट वन वे के खिलाफ हम बहुत दिलेर कौम है, वन वे के खिलाफ 1200 रुपया दिहाड़ी करके 2000 फाइन हम पे कर सकते हैं। हम बहुत दिलेर कौम है। अब क्या बात कर रही है, ये फाइन आप जितना मर्जी भारी कर लें, जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना उस वक्त हम जिम्मेदार कौम नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, सारी चीजें बच जाएंगी। आज देखिए, आज मैं स्कूल गया हूँ अपने बच्चों को, आपके बहुत सारे बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ऐसे ही अब हम किस जिम्मेदारी किस पे, वालिदैन पे डालें, किसकी बात करें हम लोग? ये तो सबको मिलकर करना होगा। आप लोग जब इस चीज का एहसास नहीं समझेंगे, पेरेंट्स को अपना रोल, टीचर्स को अपना रोल, स्कूल इंतजामिया को, अलबत्ता ये है खतरनाक, लेकिन धुआं छोड़ती गाड़ियों पर अगर साई साहब काबू पा ले तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आना मसला ये है कि अब ये ऑपरेशन चल रही हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं, ये गाड़ियां सड़कों पे आती क्यों हैं? ये आपको पता है कई कई साल पुरानी गाड़ियां हैं, इनको इनकी मुद्दत मियाद आज से हो सकता है 20 साल पहले ख़त्म हो गई है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि ऐसी गाड़ी सड़क पे आई ना। बिल्कुल, आप सड़कों पे देखें 1970 मॉडल भी चल रही है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट नाम हमने सुना है, इस पे कोई अमल भी होता है? आपको पता है फिटनेस सर्टिफिकेट, कोई गाड़ी आपने देखी है जो खड़ी हो के इसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला? कोई एक गाड़ी मुझे बता दे। वो एक्साइज वाले कहते होते हैं कि कोई भी बंदा जो इस दफ्तर में आ जाए ना, उसके पास 2-3 कागज होने चाहिए, चाहे गाड़ी ना हो। अच्छा, उसका मसला हल हो जाएगा। तो सरकारी दफातर में यही होता है कि ट्रांसपोर्ट कागज है, हाँ। कौन से कागज है उन कागजों के साथ बुजुर्ग जो है वो जरूर होने चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं ये अप्रूवल देते हैं, किसी भी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। आज तक आपने कोई गाड़ी ऐसी देखी है जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला? सबको तो मिल जाता है। फिर जब स्मोक का पता है, डेंगू का पता है, कोविड का पता है, भाई आप मैकेनिज्म ऐसा बनाएं, सिस्टम ऐसा बनाएं कि स्मोक शुरू होने से 3 माह पहले ये काम शुरू हो जाए जो आप शुरू किए हैं। लेकिन आपकी मशीनरी नहीं चल सकती। फिर वही बात है, महंगाई सिर्फ आवाम के लिए नहीं होती, सरकार के लिए भी होती है। उनके घर भी चलने होते हैं, उनके चूल्हे भी जलने होते हैं। आप बंद रोड से आती हैं, सारी आप देख लें इनकी रिपोर्ट्स में सारी इंडस्ट्री बंद होगी, लेकिन वो सारी चल रही है। ऐसे ही है, बाहर ताला लगा, अंदर सारा काम हो रहा है। तो ये सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये खुद इस चीज वो का फिर एक ही हल है, बारिश होगी, अल्लाह ताला अपनी रहमत बस आप ये है कि आप सरकार से उम्मीद ना रखें, अल्लाह ताला को कहें कि बारिशें 2-3 करें। शायद सिप्रा साहब आपकी खबर ये, स्मॉग की शरह बढ़ने पर बिजली तनसीबात के लिए हिफाजती मुहिम का आगाज किया गया। कैसी हिफाजती मुहिम है बिजली तनसीबात? मास्क पा देता रहा, इंसानों की हिफाजत हो नहीं रही, बिजली तनसीबात दी देखें जो ब्रेक डाउन हुए हैं, माजी में भी हुए हैं बड़े बड़े ब्रेक डाउन। आपका हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, आप बंद रोड साइड से गुजरती हैं, आपको बड़े खंबे नजर आते होंगे, उन पे वो डार्क ब्राउन सी वो प्लेट्स भी नजर आती होंगी, इंसुलेटर्स उनको कहते हैं। ये इंसुलेटर्स पे जब डस्ट और ये आपकी स्मोक और फोग जब मिक्सचर होता है तो उस पर जो डस्ट बनती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वहाँ पे, और उसकी वजह से रिवर्सिंग होती है जो आपके ब्रेक डाउन का बाइस बनती है। अच्छा, उन जो इंसुलेटर डिस्क हैं उनको वॉश किया जाता है। अच्छा, जो मतलब अब लेस्को अपने ग्रिड्स 132 केवी के जो है वो कर रही है, एनटीडीसी जो 500 केवी के उनके 220 के हैं वो उनको वॉश कर रही है, ताकि जो वो डस्ट है वो इंसुलेटर्स पर जमे ना। इसका कुछ अल्टरनेट नहीं हो सकता कि उसको ढांपा जाए? नहीं, मुमकिन नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। आपके वो उसमें से लाइट गुजर रही है तो उसको ढांप के किस तरह किया जा सकता है? तो ये है कि अब ग्रिड्स को बंद किया जाता है वीकली और उनको वॉश किया जाता है, और उसके पानी के प्रेशर के साथ उसको वॉश करते हैं और उसके बाद दोबारा चलाते हैं। बस इसका यही है, अगर इसको प्रॉपर करते रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन
अगर कहीं पे छोड़ देंगे और धुंध आ जाएगी, स्मोक मिक्स होगी, तो फिर कहीं ना कहीं देखें तो ये इन्हें थ्रू आउट द सीजन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना पड़ती है। अच्छा, हमारे पास अब इसकी हमने गाड़ी खरीद ली है लेस्को ने कि लाइव लाइन को भी वॉश किया है, मतलब लाइन चलती रहे आप उसको भी वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि इस तरह होना है, लेकिन ये जरूरत है। कितनी देर के लिए बंद की जाती है? 8 घंटे 7 घंटे बंद करते हैं और इतवार को अनाउंस, हाँ 2 दिन पहले अखबार में आता है। गर्मी है तो लोड शेडिंग ठीक है, सर्दियां नहीं ठीक। अब लोड शेडिंग का ये बहाना मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रेक डाउन अपनी जगह पे, हम लेस्को के सिस्टम की बात करें तो 11 kV पे भी ट्रिपिंग आती है। अच्छा, जो हम सर्दियों में कहते हैं कि लाइट आ रही है जा रही है, लाइट आ रही है जा रही है, तो वो भी उसमें भी स्मोक और धुंध जो आपकी है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसलिए ये ओवरऑल जो सिस्टम है आपका 500 से लेकर 220 से 132 से 11 kV तक ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, उसके बाद सिस्टम चलता है। ये इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि स्मोक की शरह बढ़ी है, साथ में जब फोग मिलेगी सिस्टम के लिए उस वक्त नुकसानदेह जब इसके साथ, इसका मतलब है इंसानों के साथ साथ आपकी जो बिजली की ट्रांसमिशन है उसको भी ये स्मोक जो है वो तंग ये आपके ब्रेकडाउन जितने बड़े हुए हैं उसका रीजन एट द एंड यही निकला है कि आपकी जो उसमें इंसुलेटर्स हैं, डिस्क हैं, उन पे ये डस्ट है और उसकी वजह से। बिल्कुल। सो ये चीज़ें साथ साथ जो हैं वो काम करते रहेंगे तो ठीक रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको बिजली की बंदिश का भी सामना रहेगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको जो अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी? नादरा का एक्शन, 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए गए हैं। दीगर दस्तावेजात के गैर कानूनी जुरा की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दी गई है। साई साहब, क्या मामला है ये? ना, जब से ये गैर कानूनी तारकीन वतन की इस पाकिस्तान से जो वापसी शुरू हुई है उसके बाद अदारे बड़े मुतहरक हैं और पिछले जो 1 माह का वक्त दिया गया था उसमें बड़ी वर्किंग की गई है। उसमें बहुत सारे अदारे जो मिलकर काम कर रहे थे, इसमें खसूसी तौर पे पुलिस की जानब से बड़ा काम किया गया, अस्करी जो हमारे अदारे हैं उनकी जानब से बड़ा काम किया गया, जिला इंतजामिया की परेशानी से आपकी तरफ देख वो मैं करता हूँ, परेशानी दूर कर, मैं आपको बताता हूँ ना। अब पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं, उसकी वजह यह है नादरा ने ID कार्ड दिए हैं। सुन ले ना, और भाई गैर कानूनी तारकीन वतन को पुलिस ने क्या किया है कि काम किया गया पुलिस ने, मैं बताता हूँ ना। नादरा का काम है उनको ID कार्ड, पुलिस का काम भी बताता हूँ मैं, सारा एक्सप्लेन। उन्होंने गलत कार्ड बना दिए, वो छोड़े, पुलिस का बताएं। सिर्फ कैंसिल किए गए हैं, सजा किसी को दी गई है जिसने बनाए। GIT बनी है ना, GIT बनी है। GIT जब बनती है उसमें को काम पूरा हुआ है अभी तक। कोई एक GIT बता दें जिसकी रिपोर्ट से, वो तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने भाई आपको डाटा इकट्ठा करके आप कह रहे हैं पुलिस का कोई कसूर जो सेंसस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3.5 लाख अफगानी थे और 3.5 लाख में से जब 1 लाख का सर्वे करवाया गया पुलिस से तो उसमें 23,000 के करीब ऐसे थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। 3 तरह की चीज़ें रखी गई थी। एक तो वो जो UN के साथ आए थे उस एग्रीमेंट के तहत, एक के पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था, तीसरे वो हैं जो कुछ भी नहीं, जिनके पास कोई चीज़ नहीं। और जो रेजिडेंस का प्रूफ वाले थे उनमें से भी बहुत सारों का वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों से मिल के अपने ID कार्ड बनवा लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि फिर आपने ये बात सिपरा साहब ने रौला मचाना है, सर जी जब आप किराए पे लोगों को रखते हैं तो आप क्यों नहीं डाटा थाने दे के आते? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। नहीं जी, आपने तो चोरी लोगों में शऊर आ गया, आपने चोरी छुपे आपने लोगों को अपने दुकानें भी दी हुई हैं, घरों में भी रखा हुआ है। मैंने उस दिन खबर दी थी 180 FIR हुई हैं 10 माह के दौरान फॉरनर्स पे, इलीगल पे, और उनमें से 95% जो थी वो सिर्फ अफगानी गैर मुल्की थे और 287 बंदे नॉमिनेटेड थे जिनमें से 277 सिर्फ अफगानी थे और पर्चे थे किसी पे दहशतगर्दी के, रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडे के, मंशियात की स्मगलिंग के, यानी इंतहाई संगीन जराइम के केसेस थे। तो अगर फिर आप उनको पनाह दे रहे हैं, आप उनके फैसिलिटेटर बन रहे हैं, तो आपके खिलाफ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी फिर भी पुलिस बुरी है। अगर पुलिस ने नहीं कार्रवाई की तो फिर भी सिपरा साहब की मुस्कुराहट बता रही है। असल बात ये है उनको आप यहाँ का जो ID कार्ड, पुलिस को तो कोई नहीं पूछा जा रहा, वो जिनको पूछा जा रहा है उनको पता है और जिनको बराह रास्त नहीं तो फिर ये 18,000 सिर्फ 18,000 अभी निकले हैं। सब सुने ना, उसमें पुलिस का तो वो कहीं नामो निशान ही नहीं ले रहे। वो तो जिन इदारों का वो जिक्र कर रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बात ये है
इस खबर में मनसूखी खबर नहीं है, इसमें खबर ये है कि ये 18,000 बने कैसे? हाँ। क्यों बने? सवाल ये है किन लोगों ने बनाए हैं। ये हमारे सिस्टम में लोग बैठे हैं, ऑनलाइन सिस्टम होने पे भी ये सब है। ऑनलाइन हो जो मर्जी हो, हम लोग आम बंदा किसी की सिफारिश कर दें, किसी को भिजवा दें, जिसकी बेफाम बनना है, निकाहनामा रजिस्टर्ड होना है, नादरा, आपको हर चीज देनी है। बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ के रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनको जाके सारी दस्तावेजात मुकम्मल करवाने के बाद शनाख्ती कार्ड मिलता है। और एक ऐसा बंदा जो कि गैर मुल्की है, यहाँ पे वो पनाह में मौजूद है, आप उसको अपने मुल्क की शहरियत देने जा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड का मतलब है आपने शहरियत दे दी ना, उनको पाकिस्तानी आपने डिक्लेयर कर दिया, तो वो किस तरह हुई है? मेरे ख्याल में मनसूखी तो चलती रहेगी, ऑपरेशन भी चलता रहेगा, ये वतन वापसी भी होती रहेगी। इन लोगों को कटहरे में लाने की जरूरत है कि आया कि कौन लोग उनकी पुष्पनाई कर रहे थे, किन की सिफारिशात की रोशनी में इन लोगों को शनाख्ती कार्ड दिए गए। आम शहरी तो ये नादरा ऑफिस में गया नहीं होगा कि मेरा शनाख्ती कार्ड बना दें, उसको किसी न किसी ने उसको फैसिलिटेट किया होगा, किसी न किसी ने उसकी सिफारिश की होगी, जिसकी बुनियाद पे ये सारा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पासपोर्ट्स भी बने थे सरगोदा वाली साइड पे, बलवाल ऑफिस से 100 के करीब इसी तरह के पासपोर्ट्स बन गए। बाद में पता चला और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वो सारे लोग टर्मिनेट हो गए थे। टर्मिनेशन भी इस केस में नहीं है हल, इस पे सजा, इस पे FIR मुकदमा और फिर उनको सजा होनी चाहिए। सिप्रा साहब इसमें एक बात बताएं, जिसका ID कार्ड बना है उसका पासपोर्ट भी तो बन सकता है, आराम से बन सकता है। पासपोर्ट में नादरा से डाटा उठाना है, अगर उसको नादरा क्लियर कर रहा है तो पासपोर्ट उसका बन जाए। सबसे पहले है कि आपके नादरा ने आपको शहरियत दे दी, उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। आपके एक ऐसा तो ये 18,000 पॉइंट आउट हुए हैं, पता नहीं कितने ऐसे हैं। होने हैं। और मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गैर मुल्की अफगानी है, यहाँ पे आबाद हुए हमारी आंखों के सामने। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनके ID कार्ड भी बने हैं, उनके पासपोर्ट भी बने हैं, वो सऊदी अरब भी जाते हैं, वो स्पेन भी जाते हैं, वो इटली भी जाते हैं, इन्हीं कवाइफ की मदद से वो जाते हैं। वो अफगानी वीजा और एक आपका ID कार्ड बन जाए तो सारे कवाइफ जो हैं वो आप सारे कवाइफ बन जाते हैं आपके। ऐसे ही है। और फिर लेकिन ये GIT की हैसियत क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। GIT एक बड़ी हैसियत है, अगर काम करें आप नादरा से लिफ्ट करें, आपको जो शक व शुबहात हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही देखें। शनाख्ती कार्ड आपका है ना, तो आपके शनाख्ती कार्ड में एक नंबर आपका खानदान का नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो आपके खानदान को जाहिर करता है। उसकी बुनियाद पे आपका पीछे विरासत है कि आपके वालिद, वालदैन, उसके बाद उनके वालदैन, उसके बाद जितनी आपकी है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद आप अगर उसको चेंज करवा रहे हैं तो फिर आपकी अपनी फैमिली का आगे, लेकिन ट्री आपका उसी तरह ही रहता है, ठीक है। वो खानदान रजिस्टर्ड नंबर आपका मौजूद है। ये लोग जो आए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हैं, जिन पे आपको शक व शुबहात हैं, आप उनका खानदान को निकालें। बिल्कुल ऐसे ही। उनका खानदान कहाँ तक नादरा में आपके पास प्रॉपर डेटा है, उस खानदान को ढूंढे। अगर खानदान उनका मौजूद है और वो यहाँ पे पहले से रिहाइश पजीर है, पाकिस्तानी है, तो फिर तो ठीक है। अगर किसी का खानदान मौजूद नहीं है डाटा में, इसका क्या मतलब है? वो फेक है, वो जाली है, वो बनवाया गया है, किसकी बुनियाद पर बनाया गया? यहाँ पे ये भी क्या है, किसी के फैमिली ट्री में ऐड कर दिया गया इनको। देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ, जिस हाँ ये भी हो सकता है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐड किया होगा। सही। और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि आपका ऐसा सिस्टम जहाँ पे बेफॉर्म के लिए जाएं तो लाइनों में लगना पड़ता है, कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। छोटी सी गलती पे आपको इवन आप शनाख्ती कार्ड उठाने जाएं तो आपको पत्नी कितनी उसके बाद कहना पड़ता है आपको दस्तखत कर दें, ये कर दें, वो खुद लेने आए या आप नहीं ले सकते। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन आप प्रोसेस जब करवाते हैं, बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक की बुनियाद पे आप सारा कुछ कर रहे हैं, आप उनको शहरियत दे रहे हैं। खैर ये सिलसिला पता नहीं किस तरह से ठीक होगा। इन कागजों की अहमियत इन कागजों की तब बन जाती है जब वो कायदे-ए-आज़म की तस्वीर वाला लगते हैं ना कागज साहब, ये तो हर जगह ये सारा काम आ जाता है और इसी वजह से बहुत सारे मामला खराब होते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने हेडलाइंस की तरफ चलना है। हेडलाइंस के बाद हम एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अहम मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर दूसरा बंदा, हर एज ग्रुप का बंदा इस मसले का शिकार है। बच्चों में आप देख लें तो बच्चे आपको स्कूल से आ रहे हैं तो थके लगेंगे, कमर दर्द की शिकायत करेंगे। अक्सर कहा जाता था ख़वातीन के साथ ये मसला होता है, नहीं जी, मर्द हजरात कह लें, बच्चे कह लें, बूढ़े कह लें, सभी लोग इसकी शिकायत करते हैं। कुछ हमारा लाइफस्टाइल है, कुछ हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं,
क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हलचल तो लेके नहीं आते, मुसलसल हम एक ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं कि बैठना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आगे मौसम भी ऐसा आ रहा है कि हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सर्दियों में महदूद हो जाती हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द, तो बहुत रीढ़ की हड्डी की दर्द एक सुवियर किस्म का सेगमेंट आ जाता है, लेकिन कमर दर्द से हम स्टार्ट करेंगे। हर दूसरा बंदा, हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, पेन किलर्स की तरफ जाते हैं। एक हमारे पास आसान तरीका है जी, हम घर में पेन किलर लेते हैं, लेकिन वो लोग जिनको मुसलसल रह रही है दर्द, किस स्टेज पे आके ये अलार्मिंग हो सकती है, कितने दिन आपको वेट करना चाहिए, कमर के दर्द शिद्दत से रहना, इसका इलाज क्या है, और ये किन अलार्मिंग साइन को जो है वो जन्म दे सकती है, हमने इस पर भी बात करनी है। रीढ़ की हड्डी की दर्द है तो आपने क्या करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे परेशान नज़र आते हैं, और बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी, बहुत सारे लोग जो हैं वो हकीमों की दवाइयों की तरफ भी चले जाते हैं, हड्डी जोड़ के पास भी चले जाते हैं, वहाँ से भी मसाज वगैरह करा लेते हैं। ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। बर वक्त टाइम पे तशखीसों के इलाज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर आसिफ बशीर साहब है, कंसल्टेंट न्यूरो और स्पाइन सर्जन हैं। वेलकम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये जो आजकल छोटे छोटे मसाइल हैं, हर कोई शोल्डर में पेन, बैक में पेन, और हम इसको नज़रअंदाज भी करते हैं। एक हमारे पास आसान हल होता है, पेन किलर खाई, थोड़ी देर के लिए रिलीज हुआ और छोड़ दिया, फिर उसको भूल जाते हैं। कितना नुकसानदेह है ये? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। ये चीज़ बड़ी अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बैक पेन, नेक पेन एंड बैक पेन, ये सारा एक कंबाइंड एक सेगमेंट है। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, जो चीज़ जिसके लिए मरीज़ जो हैं सीख हेल्प करते हैं कॉमन कोल्ड के बाद, नज़ला ज़ुकाम के बाद जी। लेकिन अच्छी ये बात है कि मेजॉरिटी जो इसमें से होता है उसमें कोई आगे फर्दर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर बैक पेन किसी को हो रही है, स्पेशली अगर मौसम चेंज हो रहा है, जिस तरह अब हमारा सर्दियों की तरफ अब हम जा रहे हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये बैक पेन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो लाइफस्टाइल चल रहा है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बट जो 1/3 उसमें से होता है वो इट इज़ फ्रॉम बोनी इशू। कोई बोन का है, कोई खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर हुआ है ओल्डर पीपल में, उसमें से 1/3 जो होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होकर आ जाते हैं, और मेरे ख्याल में कि अनड्यू सर्जरी भी उसकी होती है, वो स्लिप डिस्क की होती है, या सियाटिका जिसको हम कहते हैं, टांग में दर्द आ रही है जी, वो 1/3। सो डिस्क इशू जो नर्व को इम्पिंज कर सकता है वो 1/3 है। सो लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो है मायोफैशियल, मस्कुलर एंड लिगामेंटस, जो कि जो आपने सवाल पूछा कि जो आजकल भी हो रहा है, उस केस में आपने करना कुछ नहीं होता। ऑल यू नीड टू डू इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, वेट लॉस, थोड़ा बहुत मसाज, मे बी फिजिकल थेरेपी, बट हैवी वेट्स लिफ्टिंग से बचने की ज़रूरत है। और ये है कि ज़्यादा देर बैठे ना, बिकॉज वंस यू आर सिटिंग 15-20 मिनट के बाद खड़े हो जाएं। जो लोग ज़्यादा ऑफिस वर्क में सर, काम अब करते हैं, हमारे सामने ये जो लोग हमारे ऑफिस में बैठे हैं, इन्होंने 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 8 घंटे की शिफ्ट है, सो मुसलसल 3-4 घंटे तो बैठ के स्टिल काम कर रही हैं। सो इस तरह की अगर आपकी जॉब नेचर है तो आपको क्या करना है, कितनी देर बाद वॉक करनी है, क्या रिकमेंडेशन होती है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी इतने सारे यंगस्टर्स आपके पास बैठे हुए हैं और बड़ा डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन, 3-4 ने तो बल्कि मेरे से सवाल पूछ भी लिया कि डॉक्टर साहब हमें, मेरी भी कमर में दर्द हो रही है, क्या करें। उसमें ये कि आप 15-20 मिनट देखें। वैसे भी कंसंट्रेशन जो इंसान की होती है ना, इट्स नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स। अगर आप कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं, खड़े होकर वॉक अराउंड करें और विद इन अ मिनट आके आप दोबारा बैठ जाएं। आई थिंक पॉस्चर एंड जो एक और जो चीज़ है जिस पे हम बहुत स्ट्रेस करते हैं कि आपका पॉस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। अब जिस तरह हम अभी भी हम बैठे हुए हैं, तो सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, ये 3 चीज़ें अगर आप करें तो उससे आई थिंक प्रिवेंशन पे बहुत इफेक्ट होता है। सही। अब अगर मुसलसल यहाँ पे काम करने वाले लोग दूसरे ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, मुसलसल अगर उन्हें कमर दर्द रह रही है, क्या करना है? क्योंकि आप अगर सिस्टम पे बैठे हैं, आप यूं बैठ के काम कर रहे हैं, तो कमर भी आपकी जवाब दे जाती है। कुछ लोगों को शोल्डर में, नेक में बहुत पेन रहना शुरू हो जाती है। सो क्या उनको आप ये जो आपने नेक की बात की है, सो बैक एंड ये स्पाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक, सी स्पाइन से, थोरैसिक स्पाइन से, लंबार स्पाइन से, लंबोसर्कल। मोस्ट कॉमन वैसे लोअर बैक के ही इश्यूज होते हैं जी। लेकिन जो पिछले आई वुड से 7-10 ईयर्स में जो एक नया बल्कि डायग्नोसिस वेस्ट में तो बहुत ही कॉमन है
अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, मैंने आई ट्रैवल्ड सो मच, मैं अमेरिका में इतने साल रहा हूँ, बल्कि आई वाज इन कोरिया फॉर अ मीटिंग और मैंने देखा कि कोई भी यंगस्टर आपसे आई कांटेक्ट नहीं है, दे आर ऑल लुकिंग ऑन देयर सेल फोन्स, राइट? ट्रेन में आप जाएं, कहीं पे भी आप जाएं, आपका कांटेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक और आईफोन नेक। ये डिजीज, दिस इज अ डिजीज विच हैज़ कम अप। सो अगर हम इस तरह बैठ के, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये फ़ोन है, तो इसी तरह सर्जन्स में भी ये बहुत कॉमन है, क्योंकि पहले जो पुराने सर्जन्स थे वो ऑपरेट करते हैं विदाउट एंडोस्कोप्स और विदाउट माइक्रोस्कोप। कॉमन इंसान में ये नॉर्मल पॉस्चर आपका ये है, यू वांट टू लुक स्ट्रेट, ठीक है? तो अगर आपने फ़ोन भी आपने यूज़ करना है, कोशिश करें ब्लूटूथ पे बात करें। अगर आपने करना भी, यू वांट टू बी लुकिंग स्ट्रेट, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी कर रहे हैं, तो आपका कांटेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बता रहे हैं डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स तो ऐसे पढ़ रहे बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं किताबों पे, बिल्कुल। सो दिस इज़ वेरी डैमेजिंग टू योर स्पाइनल अलाइनमेंट के लिए। तो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू फॉलो, आप नेक को करें, नेक को स्ट्रेट रखें। इसी तरह सर्टन एक्सरसाइजेस, जिसमें वाटर एक्सरसाइजेस, स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, aqua थेरेपी, लेकिन पॉस्चर का कंटेनमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब, ऐसे मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं, आपके सोने का पॉस्चर भी क्या इस पर डिपेंड करता है? पिलोज, कुछ लोग बहुत हैवी और ऊंचा पिलो करके सोते हैं, वो चीज़ें भी बिल्कुल उससे भी मैटर करता है। ये हमें बहुत कॉमनली सवाल, स्पेशली पाकिस्तान में, तो क्योंकि मैं दोनों वर्ल्ड्स के बीच में काम करता हूँ और अभी भी देखता हूँ, ये कॉमन सवाल यहाँ पे बहुत आता है कि जी जो तकिया है वो कैसा होना चाहिए, मैट्रेस कैसा होना चाहिए। सो मैट्रेस ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सो सेमी होना चाहिए। जो तकिया भी आपका, जो पिलो भी है, पिलो शुड नॉट बी बहुत हाइट का नहीं होना चाहिए, मतलब जिस पे आपका स्ट्रेट, आपकी नेक जो है उसकी ज़्यादा टर्निंग ना हो। तो और फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉस्चर आप किस में सोते हैं, बट आई थिंक कि हाइट की एडजस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उसका द थिकनेस ऑफ दैट मैटर्स। सही। मुसलसल कमर दर्द रह रही है, आप उसका कोई इलाज नहीं करा रही हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रही हैं, आगे चल के किन मसाइल को जन्म दे सकती हैं? देखिए, अगर तो आपको फर्स्ट 2 वीक्स में पेन होती है, तो मौसम का भी बदल की वजह से भी हो, सो मोस्टली मायोफैशियल है, मस्कुलर स्पैज़म हो रहा है। मस्कुलर स्पैज़म के लिए आपने थोड़ा बहुत पैनाडोल ले लेनी है, मसाज करवा लें, ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड वे टू जस्ट गेट अ सिंपल मसाज। लेकिन अगर 2-3 हफ्ते गुजर गए और आपकी टांग में भी दर्द जा रही है, और स्पेशली अगर आप ओल्डर हैं और आपकी चेस्ट में या रेडिएशन कर रही है, अगर आपके आर्म में जा रही है दर्द, इसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं, मतलब पेन की रेडिएशन इन योर आर्म और योर लेग, दैट इज़ कंसर्निंग। उस टाइम पे आपको डॉक्टर को सीख करना चाहिए। न्यूरोसर्जन्स क्योंकि नर्व्स को डील करते हैं, और उनको आप बेशक अपने प्राइमरी फिजिशियन को दिखाइए। और अगर 4 वीक से ज़्यादा गुजर गया है और आपको डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, आपसे चला नहीं जा रहा और आपसे लिखा नहीं जा रहा, या आपसे, तो आपको यू शुड गेट एन MRI। MRI इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, अब तो इतना कॉमनली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो गेट एन MRI जस्ट टू रूल आउट द बर्स्ट। यूजली ये जो मायोफैशियल इश्यूज हैं, ये 2 to 6 वीक्स में सेटल हो जाती हैं, ठीक, बट अदरवाइज यू वांट टू गेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर बच्चों में ये चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बच्चों में बल्कि दिस इज़ अनकॉमन, बिकॉज ये प्रोसेस जो हमारी रीज़न जिसका उसको हम कहते हैं वो डिजेनरेशन है, आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस। पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी ये स्टार्ट होता है 16 to 18 ईयर्स पे, ये डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं जो चीज़ हम US में, वेस्ट में 70s में जाके देखते हैं, यहाँ पे हम 30s 40s में देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डाइट इज़ ऑल्सो हमारी मेरे ख्याल में हैज़ अ लॉट टू प्ले विद दैट। लाइफस्टाइल हैज़ अ लॉट टू, द लेट नाइट हमारे यहाँ पे लाइफस्टाइल हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द रीज़न जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अर्ली 30s में बहुत कॉमनली नज़र आने लग पाकिस्तान में आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप मसाज का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक मसाज को लेके भी बड़ा वो ज़ोर से मालिशें करना, फिर लोग वाटर बॉटल ले लेते हैं, उससे ही। मुझे ये बता दीजिएगा, सर्दियों में अगर किसी को ऐसा रहता है प्रॉब्लम, तो वो मसाज का प्रॉपर तरीकाकार तो पहले बता दीजिएगा। ये जो ज़ोर से मसाज करते हैं और हमें लगता है फ़ौरन इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये तो इस्लाम में भी है कि म्याना रवी, मॉडरेशन, जो भी चीज़ आप ज़्यादा उसमें करेंगे उसमें प्रॉब्लम है। तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही होती है कि आप मॉडरेट करें, ज़्यादा डीप मसाज ना करें। और सर्दियों में वार्म ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी, उसको यूज़ करें। और सिंपल, किसी आपको मसाज थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर में कोई भी अगर कोई बड़ा है, छोटा है, उसको कहें कि हल्का सा आपका मसाज कर दे,
और मसल रिलैक्सेंट्स का बहुत रोल है और ठीक। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना होने के बराबर हैं। सही। तो ये दोनों फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? और इसके अलावा कुछ हमारे जिम इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि जी आप कमर दर्द है तो ये वाली एक्सरसाइज हम आपके रूटीन में कराएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो जहाँ तक आपका जिम का ताल्लुक है उसमें हैवी लिफ्टिंग जो है उसकी वजह से मोर देन 20-30 पाउंड्स बहुत कॉमनली हमें ये इश्यूज आते हैं। किसी की लंबा एक्यूट डिस्क हर्निएशन होगी, चला नहीं जा रहा, और स्पेशली एक और चीज़ जो मैंने आपको शुरू में मेंशन करना था कि अगर आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएट सीक हेल्प करें, MRI ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर एक्यूट डिस्क हर्निएशन है जिसको कॉर्डा इक्वाइना की उस कंडीशन में भी आ सकता है, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। सही। तो बाकी वेट्स वगैरह का मॉडरेशन में आई थिंक कुछ इसके सिम्टम्स बताना चाहेंगे कि अगर ये सिम्टम्स हैं, अगर यूरिन में स्टूल में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर? अगर आपको यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है या पेशाब खुद ही निकल जाता है, यूरिन जो है खुद ही निकल रहा है, इनकॉन्टिनेंट हो रहा है, इसी तरह आपसे 10-12 घंटे हो गए हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान को विद इन 24 आवर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ अबाउट 2 लीटर से ज़्यादा उसको यूरिन करना चाहिए। अगर आपका यूरिन में आपको, और स्पेशली ओल्डर पीपल में ये ज़्यादा कॉमनली होता है, तो वो स्पाइन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। और यूजली लंबोसेकल स्पाइन। इसी तरह एक चीज़, कई बार ट्यूमर्स होते हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स, उनकी वजह से भी ये सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो यू ऑलवेज वांट टू रूल आउट द वर्स्ट थिंग। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्जरी इज़ ऑलवेज उसको लास्ट चीज़ पे रखना चाहिए। बिल्कुल। ओवरडू प्रिवेंशन के ऊपर आपका स्ट्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। ख़वातीन जो कि किचन में काम करती हैं, मुसलसल खड़े रहना भी कुछ लोगों के लिए बड़ा इशू करता है, लोअर बैक में उनको बहुत पेन रहती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी रीज़न होती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा जी डिस्क का प्रॉब्लम हो गया आपको ये मुसलसल खड़े रहने से। देखिए जी, मेजॉरिटी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो उनको यही एटलीस्ट उनकी कॉन्सेप्ट में ये होता है कि ये आपकी डिस्क का हर्निएशन हो गया। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि डिस्क इज़ ओनली अ थर्ड इशू जो नर्व को इम्पेंज कर रही होती है। मोस्टली जिस तरह लेडीज़ का आपने किचन में बताया, तो अगर किचन में ज़्यादा देर काम कर रही हैं तो जाके जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे ब्रेक लें फॉर अ मिनट और सो, 2-3 मिनट के लिए जाएं, टेक अ रेस्ट, और फिर दोबारा आके बैठ जाएं। इसी तरह जो लोग ज़्यादा बैठते हैं वो खड़े हो जाएं, खड़े होके कॉमन सेंस इश्यूज जो है उनको आप मैनेज किया जा सकता है इससे। सर्जरी की ज़रूरत कब होती है? क्योंकि हम लोग अक्सर लोगों को देखते हैं कि कुछ जल्दी कर देते हैं, हालांकि उसको अगर टाइम थोड़ा सा दे दें, जल्दबाज भी लोग होते हैं, कुछ लोग तकलीफ नहीं बर्दाश्त। आप बताइएगा सर्जरी किस स्टेज पे आके आप रिकमेंड करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में बहुत ओवरडू सर्जरी होती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, वेस्ट में भी होती है। स्पेशली स्पाइन सर्जरी ओवरडू बहुत ज़्यादा होती है। सो आई एम लीडिंग द लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बल्कि अब तो हमें हमारे पास अमेरिका से भी रेजिडेंट्स रोटेट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेस्ट सर्जरी इज़ नो सर्जरी। सर्जरी के बगैर इज़ द बेस्ट सर्जरी जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आई एम सो हैप्पी कि कोई डॉक्टर ये कह रहे हैं बेस्ट सर्जरी इज नो सर्जरी। ये आप एंड दिस इज, आई ऑलवेज से दिस, और मैं ये व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग 25 साल पहले, वो हमारे दिमाग में हैमर किया जाता था, बेस्ट सर्जरी इज नो सर्जरी। लेकिन इफ यू नीड द सर्जरी, you want to find the best person who's the best trained for that and who can manage it most minimally invasive. ओपन सर्जरी का कॉन्सेप्ट अब देखें, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं एग्जैक्टली। अब तो उस ज़माने में अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो उसका वो आउटकम्स तो नहीं होंगी। तो अब तो हम आउट पेशेंट बेसिस पे सेम डे। सो पाकिस्तान में जदीद इलाज मौजूद है अगर किसी को सर्जरी की ऑप्शन की तरफ जाना भी चाह रहे। सो हम यहाँ पर जो हालात देखते हैं, कुछ लोग परेशान भी रहते हैं कि पता नहीं डॉक्टर अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से सही सर्जरी हो भी। आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर आप सर्जरी की ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर के बारे में जानना, उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना जहाँ से आप, कितना ज़रूरी होता है डिटेल्स? देखिए जी, आई थिंक आप आजकल के ज़माने में, मैं जब मेरे पास लोग दूर दूर से आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको कैसे पता चला मेरा? मुझे तो 5 साल हुए पाकिस्तान में, और ये कई सालों से मैं नोट कर रहा हूँ। आप सोशल मीडिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमने आपको यूट्यूब पे देखा, हमने आपको वहाँ पे देखा। सो इसी तरह जिस तरह हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आई एम श्योर इसी तरह फिर इस तरह 25 साल से हम अमेरिका में भी हैं, तो आई थिंक उससे भी देख के। लेकिन सर्जरी अगर आपने करवानी है तो की होल सर्जरी। सो इफ़ यू आर अ पेशेंट और आपको खुदा ना खासा सर्जरी की ज़रूरत है, एंड हाउ मेनी पेशेंट्स वुड नीड सर्जरी, राइट? मेरे ख्याल में कि 10-15% आउट ऑफ 100, 10 to 15% से
85 को सर्जरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 15 को जरूरत है। पर हमारे इस सोसाइटी में मेरे ख्याल में ओवरडू सर्जरी हो रही है, मेरे ख्याल में कि 50% से ज़्यादा की सर्जरी हो जाती है। और हमारा रोल अब आता है जहाँ पे जिस लेवल पे अब हम पहुँच चुके हैं, वी डू रिविजन सर्जरी, जिनकी पहले सर्जरी थोड़ी, मैं ये नहीं कहता ख़राब हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें रहता है, कसर रहती है, उसको आप दोबारा, लेकिन आप पहले रिसर्च करें। आप सबसे ज़्यादा रिसर्च, डोंट लुक एट ओनली सोशल मीडिया। डॉक्टर को मैं, हमारे पास अगर किसी कोई कन्विंस ना हो रहा तो मैं उनको हम 5 नाम जिनकी सर्जरी रिसेंटली हुई होती है, कहते हैं पेशेंट से, पेशेंट टू पेशेंट कांटेक्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। बिल्कुल। अगेन मैं स्ट्रेस करता हूँ, बेस्ट सर्जरी इज नो सर्जरी, लेकिन इफ यू नीड इट यू गेट इट मिनिमली इन्वेसिव, इसको MED कहते हैं, माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी। अब हम 12-14 मिलीमीटर इंसिजन से पूरे स्पाइनल ट्यूमर्स निकाल लेते हैं और उनको 2-3 घंटे में घर भी भेज देते हैं। सो पेशेंट्स आर, दिस इज आउट पेशेंट सर्जरी। वहाँ अमेरिका में तो हम इनको आउट पेशेंट पे करते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जो मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रेस करता हूँ पेशेंट्स को भी और अपने ट्रेनीज़ को भी, माशाल्लाह वी हैव ओवर 80 ट्रेनीज़ यहाँ पे एट पिंस, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पे, और उनमें से अबाउट 1/3 आर वुमेन नाउ, यंग वुमेन, ठीक है। तो उनको एक चीज़ अगर आप उनके दिमाग में हैमर कर दें कि जो चीज़ वट एवर यू वांट फॉर अपनी फैमिली मेम्बर के लिए आप चाहते हैं, अगर आप मरीज़ के साथ उसी तरह डील कर लो कि भी अगर ये आपका फैमिली मेम्बर है, अगर आपकी ये सिस्टर है, अगर आपका ये भाई है, आपकी वालदा है, क्या आप उनको सर्जरी में डालोगे कि नहीं डालोगे, तो यू विल वोंट गो रॉन्ग। ये बेस्ट वे है। हाँ। अच्छा जी, क्वैक्स का रोल इसमें क्या होता है? कुछ लोग जाते हैं बहुत सारे हकीमों के पास, हड्डी जोड़ जो होते हैं उनके पास, तरह तरह के उन्होंने ऑयल इस्तेमाल कर ली होती है, फिर जाके डॉक्टर के पास जाते हैं जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अब इस सोसाइटी में तो यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी कि वो कहाँ पे जाए, लेकिन अगर आपने जाना है, इफ़ यू वांट टू सीक हेल्प, आप प्रॉपर ट्रेन्ड बेस्ट पॉसिबल के पास आप जाके, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई उनके पास जाए। और दूसरा, प्रिवेंशन इज़ द की। अगर और बहुत सारे जो हकीम हैं किसी के अगेंस्ट में, लेकिन उनकी भी जो दवाइयाँ होती हैं उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी बेसिस पे उन लोगों ने उसको आगे दवाइयों में डाला होता है, और उनके बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं उन स्टीरॉइड्स का। और कई बार आप नोट किया, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इवन मैं मेडिकल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो आपको इस पे नॉन स्टीरॉइडल्स पे डाल देते, आइबुप्रोफेन पे डाल देते हैं, ये और भूल जाते हैं। 3-3 महीने गुजर जाते हैं और फिर 6-6 महीने बाद उनको किडनी फेलियर्स हो जाते हैं। तो दवाई को मैक्सिमम आपने 3 to 4 वीक से ज़्यादा नहीं देना। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो थिंग्स फॉल इन लाइन। बिल्कुल है, सही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में, आई एम वेरी प्राउड टू बी कि हम पाकिस्तान में अब रहते हैं। हर कंट्री के मसाइल होते हैं, हमारे भी बहुत हैं, लेकिन वी स्टिल बेटर ऑफ देन आई वुड से मोस्ट पीपल। हम तो देखें ना, इतने साल रहने के बाद US के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करके ज़्यादा फील होती है, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर थैंकफुल टू यू। दूसरा ये है कि अगर आपने प्रिवेंशन पे अगर आप इसको जोर दो इसके, दूसरा आपने एक और मेरे से शुरू में एक मेंशन किया था कि एक गिमिक यहाँ पे चल रहा है, ये ओजोन के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो आप उसको ऑर्डर में चलें। जो चीज़ अगर बाहर नहीं इस्तेमाल हो रही, वाई इज़ दैट कि कई चीज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनकी उसकी वजह से इन्फेक्शंस पैदा हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि सर्जरी से बचें और हमेशा कैलकुलेटेड अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं, अच्छी डाइट रखें, अपने डॉक्टर भी ट्रस्ट करें। जो आपका डॉक्टर कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आपकी कंडीशन देख के बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है तो यू शुड ट्रस्ट, जिस तरह आप अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने बड़ों पे ट्रस्ट करते हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम कोशिश करते हैं कि आपकी वो तमाम चीज़ें जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ट्रेंड में क्या है, वो चाहे हम रूटीन के ड्रेसेस की बात करें या फिर वेडिंग ड्रेसेस की बात करें, हम आपको जो है इस बारे में अपडेट रखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो तमाम चीज़ें कवर कर लें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं।
सो सेगमेंट्स तो हमारे हैं, उनमें हम आपको रूटीन की डिटेल्स बताते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि जी अच्छा उन्होंने ड्रेस बनवाना है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उन्हें किस तरह का ड्रेस चूज़ करना है किसी शादी के लिए, किसी बर्थडे इवेंट के लिए, अगर दिन में आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, कलर कौन से इन है, कट कौन से इन है, उन्हें लॉन्ग शर्ट पहननी चाहिए, शॉर्ट शर्ट पहननी चाहिए, फ्रॉक्स पहनने चाहिए। वैसे तो आप अगर शॉपिंग के लिए चले जाएं तो अब आपको सब चीज़ें मिलती हैं, सो इसीलिए सिलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि जी सबसे हटके जोड़ा होना चाहिए उनका, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है तो कैसे और क्या करना है? जी हमारे साथ फैशन डिजाइनर मौजूद हैं चांदनी अरूज, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चांदनी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बिल्कुल। सिलेक्शन उतनी मुश्किल हो गई है। शॉपिंग करने चले जाएं तो मुझे तो समटाइम वाकई समझ नहीं लगता कि मुझे क्या पहनना है, कैसे सिलेक्ट करें हम। बट अगेन यही चीज़ है कि जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल होना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही मशवरा देती हूँ कि जिसमें वो कंफर्टेबल है। एक्स्ट्रा एक्सेसराइज करना या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करना किसी चीज़ को भी समटाइम्स जो है वो डेंजर जोन में चला जाता है। बिल्कुल। तो आपको जो कंफर्टेबल है वो पहनो। आपको अगर लॉन्ग शर्ट्स पसंद है वो पहने, शॉर्ट पसंद है वो पहने, इवन आपको लहंगे के नीचे जॉगर्स पहनने हैं तो आप इसमें कंफर्टेबल हैं, ये डिपेंड करता है। आप हाई हील्स में नहीं चले, आपको लहंगे के नीचे अगर आप नहीं है कंफर्टेबल, आप जॉगर्स पहन के जाएं, दैट्स फाइन। आप मुझे ये बता दें, हम कलर से स्टार्ट कर लेते हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, कौन कौन से कलर्स हैं? कलर्स अगेन मैं वही कहूँगी कि कलर्स का सिलेक्शन मौसम के अकॉर्डिंग तो होता ही है, बिकॉज आप विंटर्स में हैं तो आप थोड़े डार्क कलर्स पहने, क्योंकि मूड ऐसा होता है कि आप ज़रा अपने आप को कोजी और वार्म फील करते हैं। और अगर वैसे ही समर्स हैं तो आप लाइट कलर्स चूज़ करें, पेस्टल्स में चले जाएं या एनीथिंग यू लाइक। लेकिन हाँ, कलर मैटर्स करते हैं। आपको अगर आपकी बॉडी टाइप ऐसी है, आप स्लीक हैं, तो आप थोड़े डार्क कलर पहने, आप थिन हैं, थोड़ी उस तरीके की हैं तो आप अपनी बॉडी इस टाइप के हिसाब से भी पहने। तो अगेन यही है कि जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप वो करें। अच्छा, कुछ फंक्शन आजकल तो ट्रेंड भी हो गया है कि आप डे में इवेंट करते हैं, ओपन एयर सारे आपके इवेंट होते हैं, वो शादियों के हों, बर्थडे के इवेंट्स हों, उसमें आपको कलर स्कीम किस तरह से सिलेक्ट करनी है? डे टाइम में मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप थोड़े लाइट कलर्स पहने, नाइट टाइम में डार्क पहने, क्योंकि ज़्यादातर अब ये ट्रेंड हो गया हुआ है कि ओपन जो है एयर वेडिंग्स चल रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स चल रही हैं, तो वो एक ही थीम पे ज़्यादातर जो है वो ड्रेसअप होते हैं। तो पेस्टल्स बहुत इन है, वैसे न्यूड शेड्स, पिंक्स के हों, आइस ब्लू हो, इस तरीके के। अभी माहिरा खान की भी रिसेंटली शादी हुई है तो उन्होंने भी बहुत एक एलिगेंट सा वो बिल्कुल पेस्टल शेड में कलर पहना है। तो वो जो एक मिथ था पहले एक वेडिंग सीजन में कि आपने शादियों पे भी लाल और मैरून और वो साइज से पहनी, लोग बहुत आगे उस चीज़ से निकल चुके हैं। दैट इज़ गुड। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो बड़ा थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि अच्छा हमारा वेट ज़्यादा है, सो हमें बहुत हैवी काम वाला जोड़ा नहीं पहनना या हमें बहुत डार्क कलर नहीं पहनना। अगर वेट जिन लोगों का ज़्यादा है, बल्कि हैं, उनको क्या अपने कपड़े लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? वैसे मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं मानती हूँ कि अगर आप बॉडी आपकी थोड़ी बल्की है तो आप अपनी पसंद को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि बॉडी शेमिंग तो वैसे भी मैं उस चीज़ को नहीं स्पॉन्सर करती हूँ कि ये आप इस तरह के अपनी चीज़ों को आपका मन मार लें कि आपने नहीं ये पहनना है या कुछ करना है। अगेन आप थोड़े से ऐसे ड्रेसेस में चाहें जो इलॉन्गेटेड हो, फ्रॉक और बहुत खुले ड्रेसेस पहन लें, नहीं आप अपनी मतलब स्लिम पहने, आप अपने थोड़ा सा अपनी पटीट उन ड्रेसेस को चुने, आप कवर कर लें, किसी एसेसराइज कर लें, किसी शॉल से एसेसराइज कर लें। तो आप लॉन्ग ड्रेसेस में चाहें, अगर आपकी बॉडी हैवी है फिर आप शॉर्ट ड्रेसेस में ना जाएं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट लेंथ शर्ट पहनेंगी, आप पैंट्स पहनेंगी तो आप खुद अनकंफर्टेबल होंगी बैठने उठने में। ऑन द अदर हैंड अगर आप लॉन्ग शर्ट पहनेंगी, क्यूलॉट्स पहनते हैं, तो आप बहुत इजीली कंफर्टेबली अपनी जो है वो इवेंट जो है वो उसे अटेंड कर सकोगे। सही। तो बॉडी के अकॉर्डिंग आप ड्रेसअप। बहुत सारे लोग प्लेन्स अब प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। सो मुझे उसमें कलर स्कीम बता दें, स्टफ बता दें कौन सा, अगर कोई इस तरफ जाना चाह रहा है सो कौन सा स्टफ कंफर्टेबल रहता है, कलर कौन सा कंफर्टेबल आपको लगता है? अगर अभी स्टफ आपने वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग करना है, थोड़ा रॉयल स्टफ चाह रही हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मार्केट में आप जाएं, आपको एक से एक चीज़ बनी हुई मिल जाती है।
बट यही है कि आप थोड़ा सा शिमरी कुछ ड्रेसेस ले लें या कुछ फैब्रिकेशन ऐसी हो जो थोड़ी रॉयल हो। अगर आप प्लेन्स में चाहते हैं तो वो फिर आप इन्वेस्ट करें अपने फैब्रिक को, आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सेसराइज करना चाहते हैं तो आप बेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सही। अब वो लोग जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, प्लेन्स में अगर जा रही हैं, सर्दियों में कौन सा स्टफ आप रिकमेंड करें? वैसे तो कॉर्ड सेट्स आजकल बहुत इन है, उनमें प्रिंट्स भी चल रहे हैं, फिर उनमें आप प्लेन्स पे भी, प्लेन बेसिस पे भी काम कर रहे हो, हल्की सी प्लीटिंग होती है, कुछ बटन्स एक्सेसराइज कर लेते हैं। अब बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। जैसे आपने पहले कहा था कि इतनी ऑप्शंस हैं कि अब लोगों को उस तरीके से वो जाते हैं, उनको सिलेक्शन जो है वो नहीं, आई थिंक सिलेक्शन मुश्किल नहीं, आसान हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि असल में इशू ये ना कि आपको इतना कुछ मिल जाता है, जगह पे मिल जाता है। एक ब्रांड पे अगर आप चले जाएं तो वहां पर तमाम ऑप्शंस होती हैं। सो आपके लिए समटाइम सिलेक्ट करना कि अब मैं क्या यहाँ से उठाऊं मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और मुझे ये बता दीजिएगा, एज अ डिजाइनर मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज्यादा इजी चीज होती है। वो अब आपकी, अगर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, मुझे सिलेक्ट करना चीजें मुश्किल हो जाता है, ये लूँ ये लूँ ये लूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें, कम पैसों में आप अच्छा जोड़ा कैसे बना सकते हैं? ये लोगों को आजकल बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप स्टफ अगर देखें उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, वहां से ही आपका बहुत ज्यादा वो बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो कम पैसों में अच्छा जोड़ा कैसे बनेगा? अच्छा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी ड्रेसेस को सेव करना है, आपको वो इनहेरिटेंस आगे देनी है, तो फिर अगर आप एक जोड़ा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर कर लिया जाए तो दैट इज़ फाइन, बिकॉज आप उसको लॉन्ग रन, अभी एक ही ड्रेस को आप डिफरेंट जगहों पे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैं एक जोड़ा बना रही हूँ तो मुझे इसमें पैसे जो है मैं लगा रही हूँ, फिर मैं दोबारा नहीं पहन सकूंगी। ये लोगों की जो है ना वो अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए कि आप एक ही ड्रेस को 4 से 5 बड़े इवेंट्स पे पहन सकते हो, मिक्स एंड मैच करो, उन्हीं चीज़ों को रीडू करो। बल्कि अब तो इतना ट्रेंड है कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपनी मदर्स के पुराने वो जरदोजी वाले कपड़े लेकर आते हैं, फिर उसको रीडू करते हैं। तो आई थिंक ये इनहेरिटेंस हमें कुछ जोड़ों में इन्वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो आपके कपड़े जाया नहीं होते हैं, ये तो कंफर्म है। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाले? बस अपने जो है वो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पहने, अपने जितने आपको डिज़ाइंस पसंद हैं उनमें एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को रिजिड ना करें कि मैं ये मेरी लुक है मैं इसी में ही रहूं। एक्सपेरिमेंट करें एंड दैट इज आई थिंक विल बी जो आप करना चाहते हैं वो करें, आप फिक्र ना करें कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपके कैरी करने पे बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है, तो आज बर्थडे है मोहम्मद अब्दुल राफी की, अक्सा आरिफ, अली अब्दुल्ला, अनाया इजाज, वक्कास खान, मोहम्मद शेख और इसके बाद जी जिब्रान भट्ट, हाजिम की बर्थडे है, अब्दुल रहीम की बर्थडे है और जुल्फार गुफरान की बर्थडे है। सालगिरह की आपको बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के शो में शामिल करेंगे और उनकी बर्थडे को भी इसी तरह से स्पेशल बनाया जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ देख लेते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है टुडेज वेदर में। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है, हमें आज का मौसम और कोमल स्मॉग की सिचुएशन भी बताएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और मौसम की क्या प्रेडिक्शन है। अभी मौसम में तब्दीली महसूस हो रही है, सर्दी कब आने वाली है? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम की तब्दीलियां जो हैं वो अब हमारे सामने है। स्मोक की सिचुएशन हमने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक देखी, लेकिन फिर भी जो पिछले सालों में हमने स्मोक की सूरत हाल देखी इस दफ़ा उस तरह से नहीं देखने में नज़र आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो इस वक्त 312 रिकॉर्ड की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम जो है वो अब तब्दील होने वाला है। लाहौर के बासी जो कि मौसम सरमा को इंजॉय करना चाह रहे हैं और बड़ी देर से ये देख रहे हैं कि रोज़ बताया जाता है कि मौसम अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा। माहिरीन भी थोड़े से परेशान है कि नवंबर का आगाज हो गया, मौसम सरमा की जैसे ठाठे मारती सर्दियां हम देखते थे कि उसका अच्छे खासे से जोबन देखने में नजर आता था, अब जो है लाहौर ये बेसब्री से इंतजार में बैठे हैं। स्मोक की सिचुएशन से अब तकरीबन 1 से 2 रोज मजीद हैं कि थोड़ी सी वर्स्ट सिचुएशन देखने में नजर आएगी और उसके बाद जो है वो तब्दीलियां ही तब्दीलियां होंगी। मौसम सरमा जो है लाहौर शहर के वासियों को खूब इंजॉय करवाने वाला है और ये जो 2 से 3 रोज हैं ये शहर लाहौर के वासी थोड़ी सी खुश्क सर्दी इंजॉय करेंगे। इंजॉय तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि स्मोक भी है, हवाएं भी नहीं चल रही हैं, सूरज की हल्की हल्की किरणें भी चुभने वाली महसूस होती हैं, तो लाहौर के वासी अच्छी सर्दी चाहते हैं, हवाएं चाहते हैं,
फूलों की खुशबू महकती चाहते हैं। हवाओं का सिलसिला जो है वो जहाँ पर खुशबू महकाता है वहीं लाहौर के वासियों के दिल भी मोह लेता है। अभी थोड़ी सी सुस्ती भी चल रही है और दिल भी नहीं करता उठो और काम करने जाओ या फिर उठो और स्कूल कॉलेज जाओ। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह से देखने में नजर आ रही है। जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो यकीनन फिर खुद ब खुद दिल करेगा कि हम बाहर जाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ अच्छा वक्त गुजारें, काम करें, स्कूल पढ़ें। कुछ इस तरह से सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लाएगी, मौसम भी चेंज होगा। और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सयाह हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है और लाहौर के बासी जो हैं वो इस मौसम में भी सुख की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम के बारे में आपने हमें बताया कि मौसम कैसा रहेगा। सो स्मॉग है, स्मॉग के लिए आपने बहुत सारी एहतियात करनी है, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने इक्वली एहतियात करनी है। हमें जाने जी क्लोजिंग की तरफ, लेकिन अगेन अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपके लिए हाजिर है। आप हमें सजेशंस दे सकते हैं और इसके अलावा अपना टैलेंट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर बर्थडे है तो अपने पिक्चर्स शेयर कीजिए, नंबर स्क्रीन पर दिखा दीजिए जी। सो हम आपकी पिक्चर्स को कल शामिल करेंगे, आपकी बर्थडे को भी इस तरह से स्पेशल बनाएंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।